हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज में क्लास नंबर 48। इससे पहले मैं 47 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। साथ ही मैंने इसमें स्टैटिक जीके को भी अलग से ऐड कर दिया है ताकि आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस कहीं और से ना देखनी पड़े। ये जो सीरीज़ है 2026 और 27 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके पीछे की क्लासेस रह गई हैं उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने सारी चीज़ें स्टार्टिंग से शुरू कराई हैं। तो अगर आप पीछे की क्लासेस देख लेंगे तो आपको अच्छा समझ आने वाला है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में जो पंचायत से संबंधित भाग 5 है। जो संविधान का भाग 5 है उसमें उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ओके, इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं वो हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। तो आज देखते हैं जो आर्टिकल 243 F। ओके, यहाँ पर F होगा। इसमें क्या दिया गया है, सदस्यता से अयोग्यता। ओके, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून अयोग्यता का कारण बन सकता है। किसी निश्चित अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या दिवालिया घोषित किए गए व्यक्ति को पंचायत सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वो व्यक्ति किसी कारण से दोषी ठहराया गया है, वो दोषी साबित हुआ है या दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो उसे उसकी जो सदस्यता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ओके, यदि उन्हें राज्य चुनाव से संबंधित कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है तो यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष ध्यान रखिएगा, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। ओके, ए से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। जो अनुच्छेद आर्टिकल 243 है जिसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 243H जिसमें कर लगाने की शक्ति दी गई है। ओके, राज्य विधानमंडल पंचायत को अधिकृत कर सकता है और कर, शुल्क, टोल और फीस लगाना और विनियोजित होगा यहाँ पर करना और अनुदान सहायता देना, उचित वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करना। ओके, जो राज्य विधानमंडल है वो। ओके, पंचायत को। नेक्स्ट जो आर्टिकल 243, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो 243 यहाँ पर आई होगा। ओके, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन। ओके, और जो आर्टिकल 243J है जिसमें पंचायत के खातों की लेखा परीक्षा दी गई है, इनको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 243K जिसमें पंचायतों के लिए चुनाव दिए गए हैं। पंचायत के सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा, शर्तें, कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाती है। जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी जो सेवा, शर्तें और कार्यकाल होते हैं वो भी राज्यपाल के ही द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है जो आर्टिकल 243L है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। ओके, संविधान के जो भाग 9 के प्रावधान हैं पंचायतों से संबंधित कुछ संशोधन और अपवादों के साथ संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होंगे। आर्टिकल 243M जिसमें कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होने वाले भाग दिए गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों और कुछ पूर्वोत्तर जो राज्यों जैसे कुछ क्षेत्रों को पंचायत प्रणाली से बाहर रखा जाना, ताकि उनकी विशिष्ट जो शासन परंपरा है, स्थानीय रीति रिवाज है, उसका सम्मान किया जा सके। हालांकि विशिष्ट कानून के माध्यम से आवश्यक संशोधन के साथ इन क्षेत्रों में भी प्रावधान लागू किया जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। पेशा अधिनियम जो 1996 में हुआ था, इसमें पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम जो एक्ट 1996 था, इसमें भारतीय संविधान के भाग 9
के इन प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इस भाग की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ जिला परिषद मौजूद है। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 243 एन, जिसमें मौजूदा कानून और पंचायत की निरंतरता दी गई है। जो आर्टिकल 243 एन है, यह सुनिश्चित करता है कि नए पंचायती राज प्रणाली सुचारू रूप से लागू हो सके। इसके लिए वर्तमान सभी कानून को अस्थायी रूप से वैध बने रहने की अनुमति दी जाती है, जब तक कि राज्य सरकार उन्हें संशोधित कर संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं बना लेती। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 243 ओ, जिसमें दिया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। न्यायालय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र को परिभाषित करने या सीटें आवंटित करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कौन? तो न्यायालय। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हम मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब, जो 1658 से 1707 तक रहता है। ओके, जो 1658 से 1707 तक ईस्वी तक। ओके, जो 1658 ईस्वी में उसने अपने बड़े भाई, जिसका नाम था दाराज शिकोह को धर्मत, शमुगढ़ और देवराय में हराया। विजय के बाद दिल्ली में उसका राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। उसने आलमगीर की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा। इसने जो गुरु जिनका नाम था तेग बहादुर, जो सिखों के 90 गुरु थे, सिखों के 90 गुरु, इनका नाम पूछ लिया जाता है। जो सिखों के 90 गुरु थे, इनका नाम था तेग बहादुर। उनको पकड़ लिया और उन्हें मार डाला, क्योंकि उन्होंने, जो तेग गुरु थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया। और 1687 ईस्वी में इसमें गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, औरंगजेब ने। ध्यान रखिएगा। 1687 में इसने फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानून किताब लिखी थी। औरंगजेब ने इसने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था। ओके, इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में देवगिरी। औरंगजेब वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। दफन खुलदाबाद, दौलताबाद। इसे जिंदा पीर, जीवित भी कहा जाता है, जीवित संत। ध्यान रखिएगा, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उत्तराकालीन जो मुगल हैं, बहादुर शाह, जो 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहते हैं। इसे शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद 1712 जिसका नाम होता है जहांदार शाह। ओके, यह मुजफ्फर खान की मदद से गद्दी पर बैठा था। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है फर्रुखसियार, जो 1713 से 1719 तक रहता है। यह सैयद बंधुओं की मदद से सिंहासन पर बैठा था। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान जारी करने के लिए जाना जाता है। ओके, इसे और जो सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुखसियार की हत्या कर दी थी। जो मराठा थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह, ये 1719 से 1748 तक रहता है। इसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन बनती ही। इसने निज़ाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या कर दी और इसके शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने आक्रमण किया था। उन्होंने 1739 में दिल्ली शहर को लूटा और अपार धन संपत्ति लूट ली। इस आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने लूटपाट की और एक श्रृंखला शुरू की, जिसने 1748 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, ये कुछ नाम हैं जो कब से कब तक रहती हैं। ओके, तो इनका नाम था सबसे पहले अहमद शाह, जो 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है। आलमगीर द्वितीय, ये 1754 से 1759 तक रहता है। इसकी हत्या भी कुलीनों द्वारा की गई थी, आलमगीर द्वितीय की। शाह आलम द्वितीय, ये इनके कार्यकाल पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा। 1759 से 1806 तक रहता है शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद यह जो शाह आलम द्वितीय था, यह एक अंधा शासक था। अकबर द्वितीय, जो 1806 से 1837 तक रहता है। बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1857 ईस्वी तक रहता है।
जो बहादुर शाह द्वितीय था ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखिएगा। ओके, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट मध्यकालीन इतिहास में ये है राजपूत। ये कई राजपूत राजाओं ने, विशेषकर इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है तो इसको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा थोड़ा वो करा देती हूँ। कई राजपूत राजाओं ने, विशेषकर आमेर और जोधपुर के राजाओं ने गुलामों के अधीन जो राजाओं ने मुगलों के अधीन उत्कृष्ट सेवा की। बदले में उन्हें वतन जागी के रूप में पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति दी गई थी। इन प्रभावशाली राजपूत परिवारों ने गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांतों में की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा जिनका नाम याद रखिएगा अजीत सिंह, गुजरात के गवर्नर थे। और आमेर के राजा जिनका नाम था आमेर के सवाई राजा जिनका नाम जय सिंह था, द्वितीय मालवा के गवर्नर थे। ओके, जय सिंह द्वितीय। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उन्हें 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दी गई थी। मेहरगढ़ किला राव जोधा द्वारा निर्मित कराया गया था। जंतर मंतर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका निर्माण जयपुर के जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे उनके द्वारा कराया गया था। इनके द्वारा कुल 5 जंतर मंतर, कुल 5 इनके द्वारा जो 5 किले थे इनके द्वारा बनाए गए थे। कौन कौन से हैं तो जंतर मंतर जो दिल्ली में पहला था, जयपुर ये दिल्ली का, जयपुर ये सबसे बड़ा था। जंतर मंतर दिल्ली में है, जयपुर सबसे बड़ा। फिर वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, ध्यान रखेगा। ओके, ये मेहरगढ़ का किला ध्यान रखिएगा किसके द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट उसके बाद, हाँ ये हमारा ज्योग्राफी में है, जो महाद्वीप वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। तो आज का पिछली क्लास 2 क्लासेस में हमने एशिया महाद्वीप को किया था, आज करेंगे अफ्रीका। इसे महाद्वीपों का महाद्वीप, अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप भी कहा जाता है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिसमें तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं जो गुजरते हैं, जैसे भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा, ये तीनों अक्षांश इससे गुजरते हैं। इथोपिया, मलावी, जिम्बाब्वे, मिस्र, जाम्बिया ये इसके अंतर्गत कंट्री आती हैं। इथोपिया जिसकी राजधानी क्या है, अदीस अबाबा। नेक्स्ट मालवी की राजधानी क्या है, लिलांगवे। ओके, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। मिस्र की राजधानी क्या है तो काहिरा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जाम्बिया जिसकी राजधानी लुसाका है। और मिस्र यह एक अंतर महाद्वीपीय देश है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया को पहले रोड एशिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पर्वत श्रृंखलाएं और शिखर दिए गए हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, शिखर। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं एटलस। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है, एटलस। ओके, माउंट किलिमंजारो यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। ओके, जो माउंट किलिमंजारो है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेगिस्तान। ओके, सहारा रेगिस्तान यह उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, सहारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो महाद्वीप वाला हमारा टॉपिक है। कालाहारी जो रेगिस्तान है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तक फैले हुए हैं। कौन कौन से, बोत्सवाना, नामीबिया ये और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है कालाहारी रेगिस्तान। नेक्स्ट नामीब रेगिस्तान यह दक्षिण अफ्रीका में पश्चिमी तट पर स्थित है और नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। नेक्स्ट महान दरार घाटी जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। महान दरार घाटी एक सतत भूगर्भीय खाई की श्रृंखला है जिसमें सबसे गहरी झीलें और सबसे ऊंचे पर्वत स्थित हैं। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे व्यापक दरारों में से एक है जो पूर्वी अफ्रीका के भाग से होकर गुजरती है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नदी। ओके, रिवर। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह नीली नील और सफ़ेद नील से मिलकर बनती है। नील नदी भूमध्य सागर में मिलती है। कांगो नदी यह भूमध्य रेखा, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट ये हमारा स्टैटिक जीके में न्यू टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके ओके, आरबीआई स्थापना 1 अप्रैल 1935 से, ये इकोनॉमिक के भी हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। 1937 में उसे मुंबई से स्थानांतरित कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ओके, स्थापना पहले कहाँ हुई थी? कोलकाता, फिर उसके बाद 1937 से ये कहाँ, ये मुंबई में स्थापित है। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा है, लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक रहता था, और फिर जिसे 2021 से परिवर्तित कर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार और राज्यों के बैंकर एजेंट और सलाहकारों की भूमिका अदा करती है। नियम निरीक्षक और समस्त बैंक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है। इसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियमित करने का अधिकार है। ओके, आरबीआई के पास मुद्रा जारी करना, उसको विनियमन करना, परिचालन योग्य न रहने पर उसे नष्ट करने का भी अधिकार है। देश में विदेशी मुद्रा रिजर्व पर प्रबंध का कार्य करना, ये सब आरबीआई के फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट, आरबीआई समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता देने का आधार पर सुनिश्चित करता है और सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता की भूमिका अदा करता है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ध्यान रखिएगा, उर्जित पटेल। ये जब विमुद्रीकरण हुआ था 6 नवंबर 2016 को। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 रुपए के नोट पर और सिक्के को जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ओके, 1 रुपए के नोट पर या जो सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो वित्त सचिव होते हैं। 1 रुपए से ऊपर के जो नोट होते हैं उन पर भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह। ओके, भारतीय रुपये का देवनागरी लिपि क्या है? ये, और रोमन लिपि में क्या है? आर। ओके, र है, ये आर है। प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है ये कुछ मतलब नोट्स दिए गए हैं और उन पर कौन कौन सी आकृति हैं। ओके, तो सबसे पहले जो 10 रुपए का नोट है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, और ये कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ है कर्नाटक में, और 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव, ये कहाँ है? गुजरात में। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है। 500 रुपए के नोट पर भारतीय ध्वज सहित लाल किला है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, 26वें, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। यदि आपको इस क्लास की वीडियो चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस के PDF मिल जाएंगे। अब तक हमारी 48 क्लासेस हो चुकी हैं और लगभग जो GS का थ्योरी पार्ट है वो कवर होने वाला है। ओके, उसके बाद मैं PYQ सीरीज लेके आऊँगी जिसमें SSC, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए, और साथ ही जो स्टैटिक जीके के जो PYQ हैं उनको भी कराऊंगी। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।